ठीक है। और 1729 में इन्होंने ये अपना जो भी इनका रिसर्च था इन्होंने किया था। ठीक है, पर ये तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, ये आपको पता नहीं होना चाहिए इनका नाम क्या था या कब इन्होंने किया या कहाँ के थे। ऐसे ही मतलब जितने सारे वर्जन्स हैं, है ना, इसका मतलब क्या है कि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट के जितने सारे वर्जन्स हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रीफेयर्स सर एक्सियम। आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। आवाज नहीं सर आ आ रही रही आ रही है। चलो सर आ रही है थोड़ी। मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, अब शायद थोड़े अच्छे से आएगी, है ना, कभी कभी नेट का इश्यू रहता है। ठीक है, अभी ठीक है। यस सर। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जितने भी मैथमेटिशियन ने अपनी अपनी बातें रखी फिफ्थ पोस्टुलेट के ऊपर, सबसे जो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है वो प्रीफेयर्स का था, इसीलिए हम इसको प्रीफेयर्स एक्सियम के नाम से जानते हैं। तो इसको यहाँ पर लिख लिया एक बार। क्या लिखा कि देयर आर सेवरल equivalent versions of Euclid's fifth postulate ठीक है, तो हमने इस बात को कहा अभी कि यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स थे। ठीक है, आगे क्या लिखा, वन ऑफ देम is Playfair's axiom एंड ऑफ कोर्स सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको इतने सारे अलग अलग वर्जन्स में इसको स्थान दिया गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि है क्या, क्या बोलता है ये। लिख लिया यहाँ पर प्लेफेयर्स एक्सियम। ठीक, ये कहता है कि फॉर एवरी लाइन एल, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर बताऊंगा इसका मतलब क्या है। फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी एंड फॉर एवरी पॉइंट पी। अब पी कैसा पॉइंट है, पी ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन एल पर लाइन नहीं कर रहा है ना। तो फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, not lying on L, there exists a unique लाइन इसको थोड़ा सही से लिख दिया। There exists a unique line M, मान लो उसका नाम है ना, एक यूनिक लाइन M एग्जिस्ट करेगा, तो क्या होगा, उसकी खासियत क्या होगी कि पासिंग थ्रू P, वो P से पास कर रहा होगा, पासिंग थ्रू पैरेलल टू एंड पैरेलल टू L। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी लाइन को ले लिया, अपनी मर्जी से हम कोई भी लाइन ले सकते हैं। तो हमने मान लो एक लाइन ऐसे लिया, ऐसे एक लाइन हमने ले ली, इसका नाम दे दिया L। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, तो कोई भी पॉइंट ले लो P जो कि L पर लाइन नहीं कर रहा है, तो हमने इसको ले लिया P है और ये L पर लाइन नहीं कर रहा है। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है, बताओ। यस सर। ठीक है, यस सर। ये कह रहा है अब इस पॉइंट से कितने लाइंस पास हो सकते हैं, सर इनफिनाइट लाइंस पास हो सकते हैं। एक पॉइंट है P, तो उस पॉइंट से कितने लाइंस पास हो सकते हैं, तो उससे इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकते हैं ना। तो हमने ऐसे sir. बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए, ये एक लाइन हो गया, ये फिर ऐसे दूसरा लाइन हो गया,
ऐसे ही ये कोई तीसरी लाइन हो गई आपकी, है ना, ऐसे ही कोई चौथी लाइन हो जाएगी जो यहाँ से पास करेगी, एंड सो ऑन। बहुत सारी लाइन पास कर सकती है, मतलब इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है पॉइंट। लेकिन कहा जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम, केवल एक लाइन यूनिक मतलब केवल एक ही लाइन होगा जिसका नाम है एम, जो कि पी से पास करेगा और एल के पैरेलल होगा। यानी केवल एक ही लाइन होगा जो कि पॉइंट पी से पास करेगा और एल के पैरेलल होगा और उसका नाम है एम। ये समझ में आया? यस सर, आ गया समझ में। यस सर। है ना, देख लो आप कि एक लाइन है एल और लाइन के अलावा कोई भी पॉइंट ले लिया पी, उस एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं। ठीक है, तो उन इनफाइनाइट लाइन में से एक लाइन होगा जिसका कि नाम है एम, और वो इकलौता ऐसा लाइन होगा जो कि पी से पास भी करेगा और लाइन एल के पैरेलल भी होगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, बताओ। यस सर। तो इसको अगर आप देखो यहाँ पर, जैसे मान लो मैं इस लाइन का नाम देता हूँ एन, मान लो ऐसा देखो, इस लाइन का नाम है मान लो एन। तो एन और एम में क्या खासियत है, मतलब क्या रिलेशन है, बता सकते हो? एन और एम में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? ये क्या रिलेशन है? यस सर। सर एम एल के पैरेलल है और एन नहीं है। मतलब पहली बात क्या है कि एम और एन ये दोनों लाइन पॉइंट पी से पास कर रहे हैं। यस यस। ठीक है, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि दोनों लाइन एल और एम किसी एक सिंगल लाइन के पैरेलल एक साथ नहीं हो सकते। ये समझ में आ रहा है? यस सर। है ना, इसको मैं थोड़ा अलग अगर दिखाऊं आपको, इस जगह से हट करके दिखाऊं, तो एक लाइन मैंने एक पॉइंट लिया पी, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, कुछ भी ऐसे ड्रॉ किया, ये है मान लो एम, है ना, और दूसरी कोई लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली, इसका नाम दे दिया एल। तो लाइन एम और एन की खासियत क्या है कि दोनों ही पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये इनकी खासियत है पहली चीज। अगली बात अब मैं क्या कह सकता हूँ कि ऐसी दुनिया में कोई भी लाइन नहीं है जो कि एक साथ एम के भी पैरेलल हो जाए और एन के भी पैरेलल हो जाए। अग्री कर रहे हो आप? यस सर। है ना, एक लाइन जो कि एल के भी पैरेलल हो जाए और एन के भी पैरेलल हो जाए वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अभी जो हमने पढ़ा उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी जो प्ले फेयर्स एक्सियम है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो से दैट, क्या हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस या टू डिस्टिंक्ट कैसी लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइंस तो हो ही सकती है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस cannot be parallel to the same line. cannot be parallel to the same line। ठीक है, Yes sir. parallel to the same line। तो एक तरह से ये भी आपका यही है, प्ले फेयर्स एक्सियम का ही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो Yes, sir. यहाँ तक जो पढ़ा इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, बताओ? No sir. नो सर। ओके, सिंपल सा स्टेटमेंट है, कुछ ऐसा। सर हाँ बोलो। सर मतलब वाला जो एक्सियम है यूक्लिड का एक्सियम से अलग है ना? देखो यूक्लिड के एक्सियम को ही अलग अलग लोगों ने अलग तरह से डिफाइन किया। ठीक है, अलग अलग डिफाइन करके होता है, देखो ऐसा होता है ना कि एक आदमी ने रिसर्च किया, ठीक है, और उसी रिसर्च पर समय के साथ फ्यूचर में बहुत लोगों ने काम किया। अब बहुत लोगों ने काम किया तो बहुत लोगों के अपने अपने रिजल्ट आए।
ठीक है ना। इसको ऐसे मानो कि एक एक्सियम था यूक्लिड का, ऐसा ये। इससे क्या हुआ, समय समय पर मान लो A1 A2 A3 सबने उसके ट्राई किया। बहुत लोगों ने काम किया और अपनी अपनी बात रखी ऐसे कर। उसमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग था वो मान लो इनका था, ये है प्लेफेयर। और इनका जो एक्सियम है या जो इनका स्टेटमेंट है वो ऊपर वाला है ऐसे। तो वो एक तरह से तो इनका है, पर इनडायरेक्टली वो यहीं से आ रहा है ना। इनडायरेक्टली तो ये से ही आ रहा है, लेकिन हम नाम तो इनका ही देंगे। ये प्लेफेयर एक्सियम है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि प्लेफेयर एक्सियम इज बेस्ड ऑन यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, ऐसा जरूर कहा जा सकता है पोस्टुलेट। है ना। उनका स्टेटमेंट है, लेकिन Yes, वो लिया कहाँ से गया, यूक्लिड के ही फिफ्थ पोस्टुलेट से लिया गया। ठीक है यहाँ तक। यस yes, सर। चलो ठीक है। तो अब जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एक बहुत ही छोटा सा है, इसको बहुत ही शॉर्ट में आपको पढ़ना है, डिटेल्स में आपको अभी नहीं पढ़ना है। वो टॉपिक कुछ ऐसा है, यूक्लिड एंड नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री। यानी एक ज्योमेट्री जो क्या है यूक्लिड की है, और दूसरी क्या है जो यूक्लिड की नहीं है। इस तरह से पूरे ज्योमेट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, यूक्लिड्स एंड नॉन यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है। तो इसमें बात क्या है, पहली चीज क्या है कि यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यूक्लिड के बाकी जो तुम चार पोस्टुलेट देखो वो तो तुम देख के ही बता सकते हो कि ये तो ऑब्वियस है। जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब उस फिफ्थ पोस्टुलेट पर ही सबसे ज्यादा काम हुआ है। किसने काम किया है, खुद यूक्लिड ने बहुत काम किया, और बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने भी समय समय पर काम किया। उनका इंटेंशन क्या था, खास करके यूक्लिड का, वो चाहते थे कि जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसको किसी तरह से थ्योरम की तरह प्रूव कर दिया जाए। तो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो अपने आप में एक थ्योरम है। समझ में आया। तो Yes, sir. ये बहुत लोगों की ऐसी इच्छा थी कि ऐसा हो जाए संभव, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो इसी बात को लिख लिया, मैनी मैथमेटिशियन including Euclid himself, thought that Euclid's fifth postulate is actually a theorem. ठीक है। उन लोगों ने सोचा, कोशिश की कि इसको किसी तरह से जस्टिफाई किया जाए कि ये थ्योरम है, ऐसा करें। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि वो कर नहीं पाया ऐसा, है ना। तो फिर आगे लिखेंगे, however all attempts to prove the fifth postulate as a theorem, the fifth postulate as a theorem have failed। मतलब अभी तक वो फेल्ड है, इसीलिए हैव फेल्ड दिखा दिया। ठीक है, समझ में आया Yes, sir. यहाँ तक। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जैसे हम किसी चीज को पकड़ के बैठ गए कि भाई इसको किसी भी तरह से हम एक थ्योरम प्रूव कर दें, हम उसको थ्योरम तो प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन
इस प्रोसेस में हम क्यों नहीं Sir. कर पाए? क्या हुआ? कट रही है आवाज नहीं आ रही क्या सही से? कट रही है। सर अब हेलो, हेलो, अभी आ रही है? क्या आ रही है? अभी आ रही है? हेलो, अभी भी नहीं आ रही है क्या? बताओ जल्दी, अभी आ रही है कि नहीं आ रही है आवाज मेरी? सर आ रही है। आ रही है ना? सर आ रही है। चलो ठीक है, यस सर। बस 1-2 मिनट की बात है, फिर खत्म करते हैं। तो हमने क्या कहा कि बहुत सारे मैथमेटिशियन है, यूक्लिड ने बहुत कोशिश की कि इसको हम थ्योरम प्रूव कर दें, पर वो कर नहीं पाए। पर हुआ क्या कि इस अटेम्प्ट में, इस प्रोसेस में उन्होंने एक नई चीज का खोज किया। नई चीज क्या थी? एक ऐसा ज्योमेट्री जो कि यूक्लिड ने नहीं बताया था, यानी कि जो कि यूक्लिड के ज्योमेट्री का जो वर्जन है उसके बियॉन्ड, ठीक है। इस प्रोसेस में यूक्लिडियन जो ज्योमेट्री है उसके आगे भी मैथमेटिशियंस चले गए और उनको समझ में आया कि यहाँ पर तो यूक्लिड का कोई भी थ्योरम लागू ही नहीं होता, ठीक है। तो उसी को हम नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री कहते हैं। इसी को यहाँ पर लिख लिया, फिर से क्या लिखा कि बट these efforts have led to the creation of several other geometries. ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली ये यूक्लिड के नहीं है, तो दे आर कॉल्ड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज। और इनका एक अलग सा भी नाम आता है, मतलब नाम इन से एग्जांपल दे दूं, कहाँ कहाँ पर किसको किसको हम बोलेंगे नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये भी तो पता होना चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लो, स्फेरिकल ज्योमेट्री। मान लो स्फेरिकल ज्योमेट्री, तो स्फेरिकल ज्योमेट्री क्या है? ये भी एक ज्योमेट्री है, लेकिन ये क्या है? नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। मतलब कि यहाँ पर यूक्लिड के जो बताए हुए एक्सियम्स हैं या जो पोस्टुलेट्स है वो लागू नहीं होते, ठीक है। यस सर। है ना? तो देखो आपको एक एक चीज यहाँ पर क्यों दिखाई जा रही है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा